हाय एवरीवन, डिजिटल जीके क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है उसके ऊपर चलते हैं हम। कल किया था हमने जो 3rd नंबर चैप्टर पृथ्वी की गतियाँ, आज करते हैं हम 4th 6th क्लास की जो NCERT है। इससे पहले जो चैनल पर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लासेज आपको मिल सके। देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। पिछले अध्याय में ग्लोब के जो महत्वपूर्ण के बारे में हम पढ़ चुके। मेन जो ग्लोब की जैसे अक्षांश और जो देशांतर होते हैं ना, वे हमने पढ़ लिए थे। तो ग्लोब के अध्ययन के लिए मुख्य सीमाएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती है, उससे बाहर नहीं निकला जाता। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए ग्लोब ही काफ़ी उपयोगी साबित, यानी कि ग्लोब से ही इजली तरीके से हम पृथ्वी का अध्ययन कर पाते हैं। जब हम पृथ्वी के केवल 1/3 भाग अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों और गाँवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में हम किन चीज़ों का उपयोग करते हैं? मानचित्रों का। लैंड एरिया के लिए क्या करते हैं हम भाई? मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा जाता है, यानी कि चपटी सतह पर खींचा जाता है जो मानचित्र खींचा जाता है वो। लेकिन एक गोलाकार सतह के रूप में पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, यानी कि गोलाकार रूप में हम मानचित्र को बना ही नहीं सकते। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है, ठीक है। कुछ मानचित्र जो होते हैं जो छोटे क्षेत्र के लिए, और कुछ क्या होते हैं बड़े क्षेत्रों के लिए, कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं और कुछ छोटे क्षेत्र के लिए। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं, यानी कि कोई मानचित्र ऐसे होते हैं जिसमें बड़े बड़े किताब की तरह जैसे तथ्य दिखाए जाते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाती है, यानी कि एक एटलस बुक बन जाती है जिसमें कहीं पे राजनीतिक मानचित्र होता है, कहीं पे भौतिक मानचित्र होता है, तो कहीं पे उसके जो मिनरल्स वगैरह दिखाए होते हैं, कहीं पर ट्रेन वगैरह, ये व्हीकल्स वगैरह ये दिखाए होते हैं। ऐसे मानचित्रों की क्या है, वो एक एटलस बुक बना दी जाती है, उसे पैमाने पर की गई, यानी कि जो पैमाने पर मापी जाती है वो बुक, यानी पैमाने के आधार पर बनाई जाती है मानचित्र में भी। मानचित्रों में एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्रों में क्या हमें ग्लोब पर तो हमें बस पूरे वर्ल्ड का और जो लैंड एरिया है उनका ढांचा और वे पता चलता है, बट जो मानचित्र है उसमें हमें बारीकी से भी जानकारी मिलती है भाई, जो कि नीचे दिए गए हैं। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? देखो, मानचित्र में मुख्य रूप से तो 2 ही प्रकार के होते हैं, एक भौतिक मानचित्र और एक राजनीतिक। भौतिक मानचित्र में क्या है भाई, जिसमें भौतिक उच्चावच होते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ ये होती हैं, वे महासागर होते हुए क्या आते हैं? भौतिक मानचित्र में आते हैं। जबकि राजनीतिक मानचित्र में क्या आते हैं? इसमें राज्यों के, शहरों के नाम, गाँव और जो नगरों के सीमाओं को दर्शाता वो क्या होता है? राजनीतिक मानचित्र होते हैं भाई। थैमेटिक मानचित्र होते हैं, क्या होते हैं थैमेटिक मानचित्र? ये और देख लीजिए, जो थैमेटिक मानचित्र भी होते हैं जिसके बारे में हम सड़क के बारे में, सड़क जाल, वर्षा के बारे में, वनों के बारे में, इनके बारे में, और जो उद्योग होते हैं मिनरल्स वगैरह उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए किससे करते हैं भाई? थैमेटिक मानचित्र से प्राप्त करते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका जो उचित नामकरण भी किया जाता है। मानचित्र के घटक कौन कौन से है भाई? दूरी है, दिशा और प्रतीक है, यानी कि दूरी, दिशा और प्रतीक। प्रतीक मतलब ये जो हम चिन्ह बनाते हैं वे हो जाएंगे। दिशा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये दिशा के आधार पर ही बनाया जाता है मानचित्र। और जो दूरी को हम क्या है छोटी करके लिखते हैं। जैसे लैंड एरिया के ऊपर तो 1000 को हम 1 लिखते हैं, ठीक है, ऐसे, यानी कि दूरी को हम बहुत बहुत छोटी करके लिखते हैं मानचित्र पर। नेक्स्ट पे चलते हैं। दूरी क्या है? मानचित्र का आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा का कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। यहाँ कह सकते हैं मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, यानी कि दूरी के आधार पर छोटे पैमाने पर मानचित्र खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की जो दूरी है वो वास्तविक रहे। स्थानों के बीच की दूरी तो वास्तविक लगेगी, बट इसे सावधानी से किया जाता है इसलिए वो वास्तविक लगती है। जब एक कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है, यानी कि कोई भी कागज़ ले लो उस पर एक छोटी सी दूरी और जो स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। क्या है? इसके लिए क्या किया जाता है? पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात होता है, यानी कोई भी एक पैमाना लेते हैं वो क्या है, जो स्थल एरिया है और जो वहाँ पे मानचित्र बना रहे ना उसका जो एरिया उनके बीच के दूरी के अनुपात को दर्शाता है। उदाहरण के लिए देखो, हम ले सकते हैं कि आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र में हम 2 किलोमीटर दर्शा सकते हैं।
ठीक है। इसका अभिप्राय क्या है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा, यानी कि जो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर है और जो स्थल का 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। ठीक है, ऐसे दूरी को हम कम कर लेते हैं। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या है पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों, देशों और कागज़ पर दिखाना होता है तो हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यानी जब मानचित्र पर हम 5 सेंटीमीटर और स्थल पर 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं तो उसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे कि भाई हम हमारे गांव का विलेज का चित्र बनाते हैं तो वो हम कौन से पैमाने का यूज करेंगे, हम बड़े पैमाने का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमें हर प्रकार की डिटेल अच्छे से मिल जाएंगी। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी का मानचित्र 5 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है। स्थल पर तो क्या है 500 मीटर दूरी का, वहाँ पे मानचित्र पर क्या है एक 5 सेंटीमीटर में दर्शाया गया है। जैसे इतनी दूरी को क्या है इतनी सी जगह में दर्शा दिया गया। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र क्या कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा क्या है अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। देखो ये गांव का चित्र है, इसमें क्या है हर एक चीज़ मिल गई। सामुदायिक केंद्र है, पेड़ है, इस साइड एक जो खेल का मैदान है, ये पोस्ट ऑफिस है, ये दुकानें हैं, ये कुआं, ये विद्यालय है, ये विकास के कार्य हैं, शिलालेख है, करीम का घर है, शिला का घर, विकास का घर, करीम का घर, उद्यान, एक साइड फ्लो उद्यान दिखा दिया गया है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर को कितना 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर में दर्शाया गया है। ये देखो भाई दिशा के बारे में और कर लेते हैं। एक गांव का मानचित्र, प्रधान दिग्बिंदु, ये दिक् सूचक है भाई देखो। ठीक है, इसी के आधार पर हम जो दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दिक् सूचक के आधार पर। दिशा के बारे में देखते हैं भाई। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान होता है, इसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है। वो इस तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, तो इसे क्या कहते हैं उत्तर दिशा कहते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो उत्तरी दिशा के जैसे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बारे में पता लगा लेंगे। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। यानी कि जो ये जो 4 पार्ट है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनको जो चारों दिग सूचक है ना ये चारों रेखाएं ये क्या कहलाती है प्रधान दिग्बिंदु कहलाती हैं। ठीक है, दक्षिण जैसे दक्षिणी पूर्व, दक्षिणी पश्चिम, दक्षिणी यानी कि इनके बीच का जो स्थान हो जाएगा ना, देखो ये जैसे उत्तर पूर्व ये वाला स्थान एक है, और एक ये पूर्व दक्षिण, ये दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम, ये वाले निशान क्या प्रधान दिग्बिंदु कहे जाएंगे। इनके बीच के अंदर 4 दिशाएं होती हैं। जो बीच की दिशाएं क्या हैं, जो 4 दिशाएं जो कि मैंने अभी बताया आपको, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पूर्व। इन्हीं बीच दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। दिक् सूचक के सहायता से हम किसी भी स्थान का पता या दिशा का पता लगा सकते हैं। यहाँ एक यंत्र है, दिक् सूचक क्या है भैया, एक यंत्र है। इसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी जो चुंबक है सुई की जो दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा होती है। क्या होती है भाई, उत्तर और दक्षिण दिशा, उत्तर और जो दक्षिण दिशा होती है। ठीक है, प्रतीक के बारे में और देख लेते भाई। प्रतीक क्या होते भाई, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीक क्या तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार प्रकार में जो विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है, लेकिन सभी को दिखाना क्या संभव नहीं होता है। वे एक निश्चित अक्षरों या छाया या प्रतीकों के माध्यम से दर्शाई जाती है। जैसे ये बना दिया हम कुओं के लिए, ये बना दिया हम स्टार, बना दिया हम रेलगाड़ियों के लिए, और ये पेड़ों के लिए ये बना दिया भाई। ये जो क्या है ये प्रतीक है, ये चिन्ह है जिससे हम हर जगह के बारे में जानकारी पता सकते हैं कि कौन सी जगह पर क्या चीज़ है। इसलिए ये निश्चित अक्षरों, छाया, रंगों और चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके ही दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। सॉरी भाई,
ये कम स्थान से अधिक जानकारी क्या है हमें प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के जो इस्तेमाल के द्वारा ही क्या है मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। इस प्रकार एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते और आप किसी से जो दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों का क्या है सहायता ले सकते हैं, जैसे कि भाई ये दिखाए गए। रेलवे लाइन या बड़ी लाइन, मीटर या रेलवे स्टेशन कैसे हैं? रेलवे लाइन ऐसे दिखाएंगे, बड़ी लाइन ऐसे दिखाएंगे, मीटर लाइन रेलवे लाइन कैसे दिखाएंगे, बड़ी लाइन ऐसे दिखाएंगे, मीटर लाइन ऐसे दिखाएंगे, और जो रेलवे स्टेशन है वो ऐसे दिखाएंगे। सड़कें पक्की और कच्ची, पक्की सड़कें ऐसी होंगी, कच्ची सड़कें ऐसी होंगी। सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं क्या होती है ये ऐसी होती हैं, और जो राज्य की सीमाएं ये होती है, जिले की सीमाएं ये होती हैं। नदियाँ ये होंगी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। ये मंदिर हो जाएंगे भाई, गिरजाघर, ये मस्जिद हो जाएंगे, ये छतरी हो जाएंगे। ये पोस्ट ऑफिस, पीटीओ, पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस, ये क्या है पुलिस स्टेशन। ऐसे ही क्या है बस्ती, ये बस्ती हो जाएंगे, ये कब्रिस्तान हो जाएंगे, पेड़ हो जाएंगे, ये घास हो जाएंगे। ऐसे प्रतीक होते हैं भाई ये के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र इन प्रतीकों के द्वारा भी हम मानचित्र की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की जो एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी स्थानों से आसानी से क्या है समझ लिया जाता है, उपयोग करके जो अंतर्राष्ट्रीय सहमति के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति से इन प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। ये रूढ़ प्रतीक, इन्हें रूढ़ चिन्ह भी कहा जाता है, मतलब कि इन्हें रूढ़ चिन्ह या रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। जैसे देखिए ये दर्शाए गए हैं, ये बस्ती दर्शा दिया, यहाँ पे पेड़ पौधे दर्शा दिए, देखो ये तालाब, रेलवे लाइन, देखो सब कुछ दर्शाया गया है ऐसे उन्हीं प्रतीकों के माध्यम से। ठीक है, सुंदरपुर गांव और उसके आसपास के क्षेत्र के बारे में दर्शाया गया है। कुछ रूढ़ प्रतीक चिन्ह 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए जो सामान्य नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों के लिए और पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों के लिए किया जाता है। रेखा चित्र के बारे में चलते हैं, हम रेखा चित्र क्या होती है और देख लेते हैं। रेखा चित्र एक आरेखण होता है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त पर आधारित है, यानी कि हम अपने गांव का जो डायग्राम बनता है वो अपने माइंड में ही फिटअप कर लेते हैं, भाई उस गली से उस गली में जाना है, या फिर किसी अन्य से किसी दूसरे व्यक्ति से किसी दूसरे के घर के बारे में पूछते हैं तो वो क्या बताता है, आप इस साइड जाइए, उससे लेफ्ट मुड़िए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट राइट मुड़िए, तो उसके जस्ट सामने वो घर होगा। तो ये क्या होता है, एक रेखा चित्र होता है, इसी के द्वारा हमें इनकी कच्चा आरेखण बना होता है जिससे कि हम अगले की घर की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए रेखा चित्र आप समझ गए होंगे भाई। खा क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया जो रेखा चित्र होता है वो क्या होता है, खाका होता है। एक बड़े पैमाने पर वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम खाका कहा जाता है। बड़े पैमाने पर खींचा गया मानचित्र क्या होता है, खाका कहलाता है। नेक्स्ट करते हैं, देखो क्वेश्चन होंगे बीच में। वृक्षों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं, भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र या फिर राजनीतिक मानचित्र। जिसमें वृक्षों का वितरण दर्शाएगा वो क्या है, वन वगैरह दर्शाएंगे वो क्या होंगे, थीमेटिक मानचित्र। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया गया, नीले रंग किसे है, जलाशयों को दिखाने के लिए नीले रंग का इस्तेमाल किया। दिक् सूचक का प्रयोग किया जाता है प्रतीकों को दिखाने के लिए, दिशा का दिशा का पता लगाने के लिए या दूरी मापने के लिए। किसके लिए किया जाता है, दिशा का पता लगाने के लिए दिक् सूचक का प्रयोग किया जाता है। पैमाने आवश्यक है, पैमाने क्यों आवश्यक है, मानचित्र के लिए या रेखा चित्र के लिए या प्रतीकों के चिन्ह मानचित्र के लिए। इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कल करेंगे हम चैप्टर नंबर 5। ऐसे ऐसे करके हम 6 के एनसीईआरटी के कुछ एक टॉपिक रह गए हैं वे भी कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले जो भी चैनल पे है वो चैनल को भाई लाइक कर जाया करो, शेयर कर जाया करो, ताकि जो आने वाली क्लासेज आपको मिल सके। ओके बाय, टेक केयर।